आज के वीडियो में मेंडेलियन विकार अर्थात मेंडेलियन डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ मैन को समझाएंगे। देखिए, मानव में मेंडेलियन विकार एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से होता है। यानी जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं ये जो जीन होता है जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। तो कुछ प्रमुख विकार इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है दात्र कोशिका अरक्तता या अंग्रेजी में इसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है, सिकल सेल एनीमिया, या फिर इसे ही हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया कहते हैं। अभी आपको इसको डिटेल से समझाएंगे कि दात्र कोशिका अरक्तता क्यों कहा जाता है या सिकल सेल एनीमिया क्यों कहते हैं या हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया इसे क्यों कहा जाता है। और इसकी खोज नील व बीट ने की थी, यानी नील व बीट ने इसका पता लगाया था। दूसरा है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो इस रोग की पहचान व अध्ययन डॉक्टर विलार्ड सेंटरवाल ने की थी। डॉक्टर विलार्ड सेंटरवाल ने फिनाइल कीटोन्यूरिया की पहचान व अध्ययन किया था। और इसके बाद है एल्केप्टोन्यूरिया। तो जो एल्केप्टोन्यूरिया विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसकी खोज गैरॉड ने की थी, गैरॉड ने। और फिर रंजकहीनता या इसे एल्बिनिज्म भी कहा जाता है। और पांचवा है थैलेसीमिया। इसकी खोज या इसका अध्ययन थॉमस कूले ने किया था। तो कुल मिलाकर के आज के वीडियो में मैं दात्र कोशिका अरक्तता, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, रंजकहीनता, थैलेसीमिया, ये 4-5 जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं इनको चित्र सहित आसान भाषा में समझाएंगे। चलिए सबसे पहले दात्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया या हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया को समझा देते हैं। पहले इस एडियोग्राफ को देखिए, जो गुणसूत्रों का एडियोग्राफ है इसको देखिए। ये सिकल सेल एनीमिया का कैरियोटाइप है, यानी कि गुणसूत्रों का एडियोग्राफ है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं या मेंडेलियन विकार है, ये किसी न किसी गुणसूत्र में होते हैं। और आपको यहाँ पर बता दें कि देखिए यहाँ पर मैंने जो एडियोग्राफ बनाया हुआ है ये 1 से लेकर के 23 जोड़ी तक बनाया हुआ है। अब जो 23वीं जोड़ी है ये लिंग गुणसूत्र होता है। तो इसमें अगर कोई विकार होगा तो उसे लिंग गुणसूत्री विकार कहेंगे। जबकि जो 22 जोड़ी तक गुणसूत्र होते हैं, यहां से लेकर के 22 जोड़ी से यहां तक, उनको ऑटोसोमल विकार कहा जाता है या डिसीज कहा जाता है, या फिर दैहिक विकार कहा जाता है। दैहिक विकार जो 22 जोड़ी तक गुणसूत्रों में कोई भी विकार उत्पन्न होता है। गुणसूत्र या जीन जोड़ों में होते हैं, इसलिए मैंने जोड़े में यहां पर बना करके दिखाया हुआ है। तो जो सिकल सेल एनीमिया है, इसका जो 11वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, इसके जीन में उत्परिवर्तन से होता है। इसके जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है। तो 11वीं जोड़ी के गुणसूत्र में उत्परिवर्तन से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है या हंसियाकार रुधिराणु हो जाता है। तो ये कौन सा जीन है, कैसे होता है, चलिए आपको बताते हैं। दात्र कोशिका अरक्तता, मैंने बताया कि इसे सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है या हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया भी कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th बायोलॉजी में, बहुत ही ज्यादा। तो यह एक दैहिक विकार या ऑटोसोमिक विकार होता है। एक दैहिक विकार या ऑटोसोमिक, मैंने बताया था कि 1 से लेकर के अगर 22वीं जोड़ी के गुणसूत्र तक कोई विकार होता है तो उसे ऑटोसोमिक विकार कहा जाता है, क्योंकि वो ऑटोसोम होते हैं। और 23वीं जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं या एलोसोम होते हैं, इसलिए अगर उसमें कोई विकार होता है तो लिंग गुणसूत्री विकार कहा जाता है। तो इसे इसीलिए कहा गया कि दैहिक विकार है या ऑटोसोमिक विकार है। यह रोग 11वीं जोड़ी के गुणसूत्र में जीन उत्परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि 11वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसके जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, जैसे हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया हो जाती है। इस रोग में रक्त या ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की कमी होने पर लाल रुधिराणु सिकुड़कर हंसियाकार हो जाते हैं। देखिए, जो हमारा ब्लड होता है, हमारे ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।
ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो कहा गया है कि इस रोग में रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने पर, यानी रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लाल रुधिराण सिकुड़कर हंसियाकार हो जाते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो लाल रुधिराण है वो हंसियाकार हो जाते हैं। पहले ऐसे थे गोल, अब ऐसे हो जाते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब कैसे होता है, यहां आगे जानते हैं। तो देखिए, यह रोग अप्रभावी जीन के कारण होता है, रेसेसिव जीन के कारण होता है। अप्रभावी जीन यानी रेसेसिव जीन के कारण होता है, जो हीमोग्लोबिन की विशिष्ट आणविक संरचना में परिवर्तन कर देता है। जो हीमोग्लोबिन है इसकी विशिष्ट आणविक संरचना में चेंजेस कर देता है। हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जो हीमोग्लोबिन है आणविक संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और 2 समान अल्फा श्रृंखलाएं होती हैं और 2 समान बीटा। इनमें मान लीजिए ये 2 समान अल्फा को श्रृंखलाएं हैं और ये 2 समान बीटा श्रृंखलाएं हैं। जब हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के छठे अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल की जगह वैलीन आ जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। जब बीटा श्रृंखला के छठे अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल की जगह पर वैलीन आ जाता है तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिसे HbS कहा जाता है। यानी सिकल सेल हीमोग्लोबिन को HbS कहा जाता है। HbA जीन सामान्य हीमोग्लोबिन बनाता है। जो HbA जीन है ये सामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और जब इस जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो ये HbS जीन बन जाता है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाता है। इसको सामान्य हीमोग्लोबिन बनाता है, जबकि HbS जीन सिकल सेल हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं सिकुड़कर हंसियाकार बन जाती हैं, जिससे यह ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखिए, जैसे ये हमारे शरीर की नलिकाएं हैं, यहाँ से मुड़ी हुई हैं इस तरह से। अब इसमें जब लाल रक्त कोशिकाएं थी तो ये गोल गोल सी होती हैं, आराम से इस तरह से चली जाती हैं मोड़ों पर। लेकिन जब यही लाल रक्त कोशिकाएं सिकुड़कर हंसियाकार हो जाती हैं इस तरह से, अब ये हंसियाकार जब हो जाती हैं तो ये जाकर के कहीं ना कहीं फंस जाती हैं, रुक जाती हैं। और अब चूंकि लाल रक्त कोशिकाओं में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो ये जब लाल रक्त कोशिकाएं आगे नहीं जा पाएंगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसे ही दात्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है, क्योंकि सिकल के आकार की बन जाती हैं, हंसियाकार बन जाती हैं, इसीलिए इसको हंसियाकार रुधिराण एनीमिया भी कहा जाता है। चलिए अब दूसरे पर आते हैं। देखिए, दूसरा है फिनाइल कीटोनूरिया। इसका जो गुणसूत्रीय एडियोग्राफ है आपको दिखा रहे हैं। तो जो 12वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, 12वीं जोड़ी के गुणसूत्र में जो जीन होता है उस जीन के उत्परिवर्तन की वजह से ये रोग हो जाता है, या 12वीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम है उसमें म्यूटेशन होता है, उसकी जीन में म्यूटेशन होता है, तो म्यूटेशन से फिनाइल कीटोनूरिया हो जाता है। अब उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, चलिए आपको बताते हैं। तो फिनाइल कीटोनूरिया या शॉर्टकट में PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, यह भी एक दैहिक विकार है या फिर ऑटोसोमल विकार है। उपापचयी डिसीज होती है, उपापचयी विकार होता है जो 12वीं जोड़ी के गुणसूत्र के जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। 12वीं जोड़ी के गुणसूत्र जो है उसके जीन में म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण फिनाइल कीटोनूरिया हो जाता है। फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने वाले एंजाइम, जो फिनाइल एलेनिन है इसको टायरोसिन में बदलने वाले एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी से अल्प बुद्धता उत्पन्न हो जाती है। देखिए कहा गया फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने वाले एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। आपको बता दें, जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में चेंज करता है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में चेंज करता है, बदलता है। अब क्या हुआ कि जब इसमें उत्परिवर्तन हो गया तो उत्परिवर्तन होने से क्या हुआ कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है
ये इसकी कमी हो गई, ये एंजाइम की कमी हो गई। इस एंजाइम की कमी होने से अब ये इसको जो फिनाइल एलेनिन था इसको चेंज नहीं कर पाएगा, तो ये फिनाइल एलेनिन हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहेगा, उसे ही फिनाइल कीटोन्यूरिया कहा जाता है। इस रोग में फिनाइल एलेनिन रक्त में इकट्ठा होने लगता है। देखिए बताया भी गया, रक्त और ऊतक यानी ब्लड और टिश्यू दोनों में इकट्ठा होता रहता है, एकत्रित होता रहता है। यह मूत्र के साथ भी निकलता है। इसके प्रभाव से मस्तिष्क का विकास प्रभावित होता है। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि अल्पबुद्धता विकसित हो जाती है, मेंटल डिसीज आ जाती है। इस रोग का अध्ययन सबसे पहले डॉक्टर विलार्ड सेंटरवाल ने किया था। चलिए तीसरे डिसीज या डिसऑर्डर पर आते हैं। तो तीसरा है एल्केप्टोनूरिया। एल्केप्टोनूरिया में क्या है, यह भी एक ऑटोसोमल विकार है। यह भी क्या है, एक ऑटोसोमल विकार है जो अप्रभावी जीन से होता है। अप्रभावी जीन से सभी हो रहे थे, रिसेसिव जीन से सभी हो रहे थे, या होमोजेनेटिक डाइऑक्सीडेनेज यानी GHD जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। जो जीन है इस जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। जब हमारा शरीर होमोजेनेटिक एसिड नामक विषैले पदार्थ को तोड़ने के लिए पर्याप्त एंजाइम का उत्पादन नहीं कर पाता है, यानी कि इस एसिड को तोड़ने वाले एंजाइम का उत्पादन नहीं हो पाता है, तो शरीर में होमोजेनेटिक अम्ल एकत्रित होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, जो मूत्र के साथ एल्केप्टॉन के रूप में निकलता है। यानी होमोजेनेटिक डाइऑक्सीडेनेज जो एंजाइम है इसकी जब कमी हो जाती है, तो कमी होने से क्या हुआ कि होमोजेनेटिक एसिड विषैला पदार्थ इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि ये तोड़ नहीं पाता है। कमी हो जाएगी तो तोड़ नहीं पाएगा, तो ये शरीर में इकट्ठा होने लगेगा। अब क्या हुआ कि होमोजेनेटिक अम्ल एकत्रित होने लगा, तो मूत्र के साथ एल्केप्टॉन के रूप में बाहर निकलेगा। एल्केप्टॉन युक्त मूत्र जब वायु के संपर्क में आता है तो काला पड़ जाता है। ऐसा मूत्र जब वायु के संपर्क में आता है तो वो काला हो जाता है। इस रोग में गुर्दे की पथरी, गहरे रंग का पसीना, गठिया की शुरुआत हो जाती है, जोड़ों में अकड़न व दर्द भी हो जाता है। और भी ये लक्षण प्रकट होते हैं, चाहे गुर्दे की पथरी हो, गहरे रंग का पसीना हो, गठिया की शुरुआत हो, जोड़ों में अकड़न हो, दर्द हो आदि भी हो जाता है। और साथ ही साथ बताया कि मूत्र का रंग काला हो जाता है। चलिए अगले जेनेटिक डिसऑर्डर पर आते हैं। अगला जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेंडेलियन विकार है, रंजकहीनता या एल्बिनिज्म। तो यह एक अप्रभावी जीन के कारण रंजकहीनता उत्पन्न होती है। यानी एक अप्रभावी जीन होता है, रिसेसिव जीन होता है, जिसके कारण रंजकहीनता उत्पन्न हो जाती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में मिलेनिन पिगमेंट का संश्लेषण नहीं होता है। और मिलेनिन पिगमेंट क्या करता है, शरीर में रंग प्रदान करता है, जो त्वचा का रंग होता है उसको प्रदान करता है। तो ये पिगमेंट जो इसका संश्लेषण ही नहीं होगा, ये बनेगा ही नहीं। जब त्वचा को रंग प्रदान करने वाला पिगमेंट ही नहीं बनेगा, उसका संश्लेषण ही नहीं होगा, तो शरीर में रंग ही नहीं आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि रंजकहीनता यानी कि शरीर में रंग ही नहीं रहते हैं। तो मिलेनिन रंगा पदार्थ का निर्माण टायरोसिन अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। जो मिलेनिन रंगा पदार्थ है या पिगमेंट है, इसका निर्माण कैसे होता है, टायरोसिन अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। एक एंजाइम की उपस्थिति में टायरोसिन द्वारा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन का निर्माण होता है और मिलेनिन इसी से बनता है। अब इस रोग में होता क्या है, तो त्वचा, बाल, नेत्रों की आइरिस आदि सभी रंगहीन हो जाते हैं। मैंने कहा रंजकहीनता, तो रंगहीन हो गए, कोई रंग भी नहीं रहेगा, शरीर में कोई रंग नहीं रहेगा, चाहे वो त्वचा हो, बाल हो, नेत्र हो, सब रंगहीन हो जाएंगे, क्योंकि मेलेनिन पिगमेंट का संश्लेषण नहीं हुआ। इसे ही रंजकहीनता कहा जाता है। फिर अगले मेंडेलियन विकार पर आते हैं। फिर अगला मेंडेलियन विकार है थैलेसेमिया। तो यह भी एक ऑटोसोमिक विकार होता है जो अप्रभावी जीन से होता है। इस रोग से पीड़ित मानव में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होता है, जो हीमोग्लोबिन है वही नहीं बनती है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती जाती है। जब हीमोग्लोबिन बनेगी नहीं तो उसकी मात्रा कम होती रहती है, कम होती जाती है और शरीर दुर्बल व अशक्त हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो शरीर दुर्बल हो जाएगा, ब्लड नहीं बनेगा तो शरीर दुर्बल या अशक्त हो जाएगा और रोगी हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहेगा, वो हमेशा किसी न किसी बीमारी से बीमार रहेगा। सामान्य व्यक्तियों में लाल रुधिर कणिकाओं की जीवन अवधि 120 दिन होती है। अगर सामान्य व्यक्ति है, रोगी नहीं है, तो उसमें जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, लगभग में 120 दिन होता है। लेकिन अगर किसी को थैलेसीमिया हो गया है तो थैलेसीमिया के रोगियों में आरबीसी की जीवन अवधि केवल 20 दिन बचती है, 100 दिन कम हो जाती है।
120 दिन से घट करके केवल 20 दिन रह जाती है। इस तरह से उसके शरीर में ब्लड की कमी होती जाती है और अंततः वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने आपको मेंडेलियन विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर बताया। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।